जोहार, नमस्कार। प्रभात खबर में आप सबका स्वागत है। आनंद मोहन जी आ गए हैं। भाजपा का घोषणा पत्र भी आ गया है। अमित शाह ने होटल रेडिसन ब्लू में बीजेपी का जो संकल्प पत्र जारी किया है, उसको नाम दिया है संकल्प पत्र झारखंड विधानसभा चुनाव 2024। झारखंड के 25 साल पर भाजपा के 25 संकल्प। आनंद मोहन जी, 25 संकल्प में हर वर्ग को छूने की कोशिश की गई है। बीजेपी के संकल्प पत्र में युवा हैं, महिला हैं, किसान हैं, जो छात्र हैं वो हैं, बुजुर्ग हैं, सारे लोगों को छूने की कोशिश की गई है। हम आपसे पहला सवाल ये पूछ लेते हैं न्यूज़ रूम में कि आपकी नज़र में इस घोषणा पत्र में सबसे बड़ी घोषणा बीजेपी की क्या है, जो उसके लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है झारखंड विधानसभा चुनाव में? देखिए, एक तो जो घोषणा पत्र है भाजपा का, उसमें भाजपा ने, जैसा आपने भी बताया, कि सभी वर्गों को जोड़ने की कोशिश की है। और दूसरा है कि जो भाजपा चुनाव में नैरेटिव लेकर के आ रही है और जिस जिस जो जिन मुद्दों पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, चाहे मंजू शर्मा, उसको भी कैटर करने का कोशिश किया और उसके भी एक समाधान की दिशा दिख रही। तो मुझे जो लगता है कि जैसे बांग्लादेशी घुसपैठी को लेकर के जिस तरह से बातें आई हैं कि हम उसके लिए कानून जो है जमीन हड़पने वाली, और सबसे बड़ी घोषणा जो आज अमित शाह की रही वो है कि यूसीसी से आदिवासियों को बाहर रखेंगे, और उन्होंने कहा कि झारखंड में यूसीसी लागू होगा। एक बड़ी घोषणा है ये। और फिर उसको अगर आप संथाल से जोड़ करके देखेंगे तो वो कि हम एक पूरी की तरह एक आयोग बना करके और एक कानून बना करके और उसको माने भूतलक्षी प्रभाव से लागू करेंगे, और जिन लोगों ने भी जमीन लिया है उनकी हम जमीन वापसी कराएंगे, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों ने जो भी संथाल में। और और जो भाजपा का यहाँ अभी नैरेटिव चल रहा है कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है संथाल परगना की, तो उसको लेकर के भी भाजपा ने इस घोषणा पत्र दिया। दूसरा है जो आप कह रहे हैं, तो वो एक है कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उस पर थोड़ा सा ये घोषणा पत्र में ज्यादा फोकस है, और वो ज्यादा आपको दिखेगा कि हर वर्ग में एक किस्म से कुछ ऐसी घोषणाएं हैं जो उनको आकर्षित कर सके उस वर्ग, खास वर्ग। बिल्कुल, महिलाओं के लिए घोषणा, गोगो दीदी योजना 2100 रुपया मिलना है। घोषणा हुई है गैस 500 रुपये में मिलेगा, साल में 2 गैस मुफ्त मिलेगा, 2 सिलेंडर। तो ये सारी स्टूडेंट्स के लिए भी घोषणा हुई है कि उनको मदद के रूप में 2000 रुपये दिए जाएंगे हर महीने। तो ये सारी बहुत सारी घोषणाएं हैं। तो ये है बीजेपी का संकल्प पत्र। अब इससे जुड़े हुए सवाल हमारे न्यूज रूम से लोग लेंगे और आनंद जी एक एक सवाल का जवाब देंगे। तो सबसे पहले रजनीश आनंद जी, आपका सवाल क्या है? आप आनंद जी से पूछ लीजिए अपना सवाल। आनंद जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आजकल देश में जिस तरह से चुनाव से पहले फ्रीबीज की सौगात दी जाती है, झारखंड में भी इस तरह का हुआ है और बीजेपी के घोषणा पत्र में भी दिख रहा है वो चीज़। तो इसका कितना करके महिलाओं के मामले में कहें कि महिलाओं को टारगेट करके कई घोषणाएं होती हैं, तो उसका कितना लाभ उनको चुनाव में मिलने वाला है? एक तो आप देखेंगे, आप सही कह रहे हैं कि ये केवल झारखंड के विधानसभा का ट्रेंड नहीं है फ्री बीज वाला और ये रेवड़ियाँ बांटने वाली। ये अमूमन सारे स्टेट्स में ही हो रहा है। जैसे महाराष्ट्र में भी आप देख रही हैं कि किस तरह की घोषणाएं हो रही हैं। तो एक तो दूसरा ये है, दूसरा ये लगता है कि जो इंस्टेंट लाभ है हम जो दे दें लोगों को, जो तुरंत लाभ दिखे, उनके पॉकेट में जाता हुआ दिखे, तब वोट उनके पॉकेट से बाहर निकले। एक मामला है कि आप देंगे और उसके बाद तब हम वोट लेंगे। तो एक है। दूसरा है कि जो सरकारें एक्ट कर रही है, वो सरकार भी इस तरह की योजना चला रही है। अब आप देखिए, 1000 से मामला शुरू हुआ, महिला सम्मान योजना। उसके बाद भाजपा ने इसको चुनाव में मुद्दा बनाया और बोला, उन्होंने कहा कि मैं 2100 रुपया दूंगा, महीने के 11 तारीख आ जाएगा, जो इनके घोषणा पत्र में भी है। अब तुरंत उसके बाद झारखंड सरकार की कैबिनेट हुई और कैबिनेट ने 2500 रुपया कर दिया। हालांकि आया नहीं है पैसा, लेकिन 2500 हो गया। तो ये तो पैटर्न हो गया है। अब मध्य प्रदेश में भी आप देखें, लाडली योजना थी वहां पर। नहीं, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ उसका लाभ कितना मिला हाँ, है? लाभ तो देखिए, लाभ तो कुछ स्टेट्स में मिले हैं। जैसे मध्य प्रदेश का जो चुनाव है, जो पिछले बार का जो चुनाव हम लोगों ने देखा, तो उस चुनाव में तो लाभ था। अब वही मामा जी फिर यहाँ आए हैं, तो वही गणित और वही वो हिसाब किताब लेकर के झारखंड में भी पहुंचे हैं। शिवराज चौहान जी की मैं बात करूँ तो लाभ मिला है। लेकिन अमूमन बहुत बार होता क्या है ना कि एक दूसरे नैरेटिव्स में भी सीधे चली जाती है चुनाव में। तो आप देखें, मैंने एग्जिट पोल सब वो कितना वो साबित हो रहा है, गलत साबित हो रहा है। तो आप नहीं कह सकती कि यही एक बहुत बड़ा माध्यम होगा चुनाव में सब चीज़ को पलट देने वाला। लेकिन इतना तो जरूर है कि जब लोगों को दिखता है कि भाई 2000 2500 मेरे खाते में आ रहा है, तो चीज़ें तो उससे नियंत्रित हो ही जाती है। वो दिखता है।
आनंद जी, मेरा सवाल युवाओं को लेकर है कि रोजगार को लेकर जो युवा झारखंड के परेशान रहते हैं उनमें आक्रोश रहता है, तो इस घोषणा पत्र में उनके लिए क्या खास है? देखिए, अभी तो जो झारखंड का जो पूरा विधानसभा का चुनाव है उसमें उसमें एक युवा तो फैक्टर है। जिस तरह जी। से एग्जाम्स यहाँ पर बहुत कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहा, उसके बहुत सारे एग्जाम जो 7-7 8-8 साल में नहीं हो, जैसे आपका जेपीएससी भी पूरी नियमित तरीके से नहीं हुई और दूसरे एग्जाम्स में भी वो पेपर लीक का भी मामला था। तो एक बड़ा वर्ग जो है युवाओं का ये आक्रोशित है और भाजपा ने उसको एक तरह से भुनाने का भी काम किया है और वो उसको आगे लेकर के बढ़े हैं। जैसा मैं देख रहा हूँ, भाजपा के घोषणा पत्र में 2,87,000 सरकारी नौकरी का वादा है और 5 साल में ये 5 वर्षों के लिए 5 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, रोजगार देने की बात कर रहे हैं और सरकारी जो रिक्तियां उसको भरने की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी करेंगे। एक तो ये है। जो सबसे अहम सवाल है कि जो परीक्षा, जो झारखंड में जो परीक्षा है उसका कोई अता पता नहीं रहता, उसका कोई डेट तिथि रहता नहीं है। एक फॉर्म भरेंगे 1 साल तक परीक्षा होगी, फिर 3 साल के बाद फिर वो परीक्षा कैंसिल होगी कोर्ट कचहरी, और रिजल्ट निकल जाने के बाद भी कई परीक्षाएं अटकी। तो ये जो पूरा व्यवहारिक तौर पर जो पूरा अनएस्टेब्लिश जो पूरा सेक्टर है, जो एग्जाम्स लेने का जो पैटर्न है, वो झारखंड में बन नहीं पाया कभी। तो ये तो इनकी घोषणा है, अब इस घोषणा में कितना कार्य होगा वो देखना है। दूसरा ये कह रहे हैं कि जो बच्चे तैयारी करेंगे परीक्षा की उनको हम 2,000 रुपया वो देंगे युवा साथी भत्ता। तो तैयारी तो बच्चा करेगा, अब भत्ता लेकर के कितना दिन तक वो अपना तैयारी करेंगे, सरकार को उससे ज़्यादा अहम है कि आप परीक्षाएं जल्दी जल्दी लें और जो रिक्तियां भरी झारखंड में खाली है उनको पूरा करें। तो वो तो कुछ फोकस है इनके पास। और जैसा और अमित शाह ने भी कहा है इस बात को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो पेपर लीक हुए हैं उसकी मैं जांच कराऊंगा, सीबीआई जांच कराऊंगा, उनका साफ कहना था, और जो लोग भी इसमें शामिल होंगे उसको हम करेंगे। तो इन सारे जो भ्रष्टाचार हैं, जो परीक्षाएं जिस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं, उनको सरकार को रोकना होगा। और एक बड़ा आपका सवाल वाजिब है कि एक बड़ा कॉर्नर है युवाओं का गुस्से का, उसको पकड़ करके भाजपा ने ऐसी घोषणाएं की है। नमस्ते आनंद सर, मेरा नाम कुणाल है। मेरे 2 सवाल है एक्चुअली। पहला सवाल तो फ्रीबीज से ही जुड़ा हुआ है कि सरकार दोनों तरफ से, जेएमएम और इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन ने दोनों ने भर भर के जो आपके पैसे ट्रांसफ़र करने की बात है, चाहे गोगो दीदी योजना हो या मैया समान योजना हो, दोनों को कहा है कि हम लोग करेंगे। लेकिन क्या सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर भी उतना सजग दिख रही है, उतना मुस्तैद दिख रही है कि हम किस तरह से लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम जोड़ें और लोगों को उससे बेनिफिट पहुंचाएं? पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि 24 के आम चुनाव में, लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि सरना धर्म कोड का मुद्दा बहुत ही गरमाया था। मुद्दा सभी तरफ से, राहुल गांधी नेता विपक्ष खुद आकर उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो सरना धर्म कोड हम लागू करेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को उसका फ़ायदा कुछ कुछ इलाकों में मिला। इस बार मैंने भी देखा घोषणा पत्र में अमित शाह ने भी घोषणा की कि 500 करोड़ हम धार्मिक स्थलों, जो आदिवासी धार्मिक स्थलों है, उन पर हम ये पैसे खर्च करेंगे। ठीक ना, उन्होंने साफ तौर पे सरना धर्म कोड की बात नहीं की है, लेकिन उसे लेकर ये कहा है। तो इसका कितना असर हमें देखने को मिल सकता है? या बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पे है कि हम पहले ही उन्होंने सरना धर्म कोड को लेकर अपने पक्ष रख दिया है, हम उस पर पीछे हैं? हाँ, जैसे पहले सवाल का जवाब मैं आपका दे दूं। चुनाव में ना पार्टियां बहुत ज़्यादा उन मुद्दों पर नहीं जाती है जो आगे नीति निर्धारण में होता है। जैसे आप जो सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रहता है। उनका ये रहता है कि हम कितना लोक लुभावना और जो सीधे लोगों को जिसका बेनिफिट मिल सके, वैसी योजनाओं को वो टारगेट करके चलते हैं। घोषणा पत्र में तवज्जो उस पार्ट का रहता है। इनका भी है कि हम रांची जमशेदपुर कॉरिडोर बनाएंगे, रेलवे का रांची को हर जिला से जोड़ेंगे रेलवे में, तो और ये बिजली के क्षेत्र में भी जो इन चीज़ें हैं। लेकिन आपका एकदम सही सवाल है कि जब कोई भी राज्य विकास तभी करेगा जब उसकी आधारभूत संरचनाएं मजबूत होंगी, और झारखंड इसमें पीछे छूटा है बेशक। तो ये चूंकि अब चुनाव का पैटर्न ही ऐसा हो गया कि आप उन चीज़ों पर ज़्यादा बात करोगे तो जो होगा, अब ये खेल पूरे संवेदनाओं का है, ये खेल पूरे जो कहें जिसको कि एक लोक लुभावने वादों का है, ये खेल पूरे सौगात का है कि कौन कितना दे रहा है। तो इसमें आपको वो चीज़ें आगे दिखेंगी जो फिर बीच का बाद जो बात आप कर रहे हैं, वो चीज़ें आपको, रेवड़ियाँ ज़्यादा आपको पहले दिखेंगी। उसके बाद पार्टियों के लिए अब ये दूसरे लाइन पर आ गई है चीज़ें
आधारभूत संरचना का विकास को। अब वो सरकार बनाने के क्रम में फिर वो चीज़ें आगे बढ़ती हैं। जैसे आप देखा कि 8 साल लगा जरासी में एक फ्लाईओवर बनाने के, तो एजेंडा वैसा रहा नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि आपका सरना धर्म कोड को लेकर के, तो बेशक सरना धर्म कोड को इंडिया गठबंधन ने मुद्दा बनाया है, हेमंत सोरेन ने मुद्दा बनाया है, और लगातार वो इस मामले में बीजेपी को घेरते रहे हैं। सरना धर्म कोड का मामला की अभी वस्तु स्थिति ये है कि सरकार ने इसको केंद्र सरकार के पाले में फेंक दिया है, विधानसभा से इसको पारित करके भेज दिया कि आप हमको सरना धर्म कोड हमको अलग करके दो। तो एक ट्राइबल सेंटिमेंट्स का कार्ड इंडिया गठबंधन ने खेला है। इस पूरे घोषणा पत्र में जो जैसे भी और लोगों को उम्मीद थी कि भाजपा इस पर कुछ बोलेगी, एक अपना स्टैंड क्लियर करेगी, तो वैसा कुछ इसमें दिखा नहीं सरना धर्म कोड के मामलों को लेकर। जरूर जो अमित शाह का जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें ये सवाल उनके से पूछा गया कि सरना धर्म कोड को क्या करें, तो उन्होंने कहा कि हम पूरे सामाजिक संगठनों के साथ एक पूरे चीज़ों का अध्ययन करके फिर हम इस पर आगे बढ़ेंगे। एक चीज़ इसमें हम जोड़ देते हैं थोड़ा सा कि कुणाल ने जैसा पूछा कि फ्रीबीज की बात की कि सरकारें जो हैं या पार्टियां हैं वो फ्रीबीज पे ज़्यादा फोकस कर रही हैं, तो ऐसा है कि फ्रीबीज सरकार करे पार्टी करे, ये जनता को तय करना होता है चुनाव में कि वो फ्रीबी लेके वोट करेगी या फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहती है, वो राज्य का विकास चाहती है, देश का विकास चाहती है। तो अगर लोग सरकार से पैसा लेके खुश हैं और अगर वो वोट करते हैं उनके फेवर में, तो फिर उनको ये अधिकार नहीं बनता है कि वो पूछें कि हमारे क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हुआ। अमित सर, इसमें मैं आपको रोक रहा हूँ एक चीज़ के लिए। देखिए क्या हो गया ना कि जो स्टेट ड्यूटी वाला जो मामला था, जो राज्य सरकार को करना था, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसमें चीजें पीछे छूटती गई। अब आप बताओ रिम्स की हालत क्या है, रिम्स में इलाज कैसे गरीबों का हो रहा है, क्या आफत है उनको इलाज कराने में। आप शिक्षा की स्थिति देख लो, जो आज शिक्षा की स्थिति है, जितनी महंगी शिक्षा आज हो गई है, ठीक है। सवाल ये है ना कि अब लोगों को भी लगने लगा है कि अब हमको ये चीजें मिलने वाली नहीं है, तो इसलिए हमको जो मिल जा रही है उसको हटपट ले लो, ठीक है। सवाल अब ये हो गया है कि उनको ये उम्मीद है ना, वो तो देख रहे हैं कि क्या हो रही है चीजें, तो वो चीज अब उन चीजों पर आज से उनको लगता तत्काल में जो मिला अब उसी को पकड़ो, तो वो चीजें अब लोगों को समझ में। दूसरे जो आप जो बोले तो उसमें ही ऐसा ही सवाल फिर बीच पर आया अमित शाह के पास कि भाई आप इस तरह की जो चीजें कर रहे हैं, इतना पैसा बांट रहे हैं, इस पर आपको क्या है, खजाने का क्या होगा या सरकार की प्लानिंग क्या है? नहीं, इसमें सवाल ये है ना कि यही बीजेपी फ्रीबीज के खिलाफ रही है, यही कहती थी कि रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, अब वो वही बीजेपी खुद रेवड़ी बांटने पर उतर आई नहीं। तो उसमें आज जो आप एक वर्ग, तो मिथिलेश जी इसका दूसरा पक्ष भी है कि एक वर्ग समाज का ऐसा है ना जिसको तो थोड़ा पुशअप चाहिए। हाँ, ऐसा समाज का जो जिस तरह की गरीबी है, जिस तरह की चीजें अभाव में लोग जी रहे हैं, उसमें आप इस ऐसी योजना को सीधे तौर पर नकार नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये जरूर आप देख सकते हैं कि हमारे अर्थव्यवस्था पर हम इसको जो लागू कर रहे हैं कितना उसको हम व्यापक बनाएं, उसमें क्या बैरियर्स रखें, उसमें कितने जिनविन लोगों तक ये चीजें जाए, ये बड़ा बात है। और आप बहुत बड़े वर्ग को अगर संतुष्ट करने के चक्कर में पड़ेंगे तो गरीब का बहुत बड़ा होगा नहीं। लेकिन समाज का एक वर्ग है आज भी जिसको इस तरह की योजनाओं की जरूरत है, वो पूरे हाशिए में है। आप उनको बाहर निकालने के लिए इन चीजों को, गांव देहात में बड़ी गरीबी है, बहुत गरीबी है, तो उनके लिए तो एक वर्ग के लिए जरूरी है। बट इसमें एक आपको बैरियर रखना होगा। अगर आप इसको वोट बैंक समझ के करोगे तो फिर सबको करोगे। हाँ, ये जो सार्वभौमिक जो कर दिया गया है वो गलत है। जरूरतमंदों को तो मिलनी ही चाहिए, वो उसके अधिकारी भी हैं, तो उनके लिए बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं समीर से। आनंद सर, मेरा सवाल ये था कि जैसे जेएमएम ने, झारखंड सरकार ने, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, उन्होंने बिजली को लेकर के 200 यूनिट बिजली माफ किया हुआ है, तो उसमें उसके लिए बीजेपी ने उसके काउंटर के लिए कौन सा बिजली के लिए कौन कौन सी घोषणाएं की है। और दूसरा जो मेरा सवाल है कि जैसे हेमंत सोरेन अक्सर आदिवासी कार्ड खेलते हैं, उन्होंने सरना धर्म कोड का मुद्दा उठाया हुआ है, तो ऐसे बीजेपी ने ऐसे कौन सा एजेंडा अपने में शामिल किया है आदिवासियों के लिए जो जिनको वो उस एजेंडे को या फिर वो मौजूदा सरकार फुलफिल नहीं कर पाई या फिर उसको अपने एजेंडे में नहीं रखी।
मतलब ये माने जो भाजपा है उसके लिए आदिवासियों के लिए क्या एजेंडा है? जी 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 देखिए, एक तो ये है कि सरना धर्म कोड को समीर जी इंडिया गठबंधन ने अपना एजेंडा बनाया है। भाजपा की अपनी एक मजबूरी है जो इस पर अभी बात नहीं कर रही है भाजपा। हाँ, दूसरा है कि उन्होंने एक जो सेंटिमेंटल कार्ड अभी जो हम मुझे लग रहा है और एक बड़ा कार्ड खेला उन्होंने कि यूसीसी से बाहर रखेंगे ट्राइबल्स को, जो एक आशंका की स्थिति थी कि भाई बहुत सारे जो परंपरागत इनके रीति रिवाज हैं और ये सब सारी चीजें उससे प्रभावित होगी उस कानून से, तो उसको एक बड़ा कार्ड है ये भाजपा और एनडीए का कि हम आपको इसमें कहीं से आपकी चीजें नहीं आएंगे। जो एक आशंका बनी हुई थी आदिवासियों के बीच में, वो एक उसको निर्मूल करने का प्रयास भाजपा की ओर से हो गया, क्योंकि वो ग्रास रूट में वो चीजें जा रही थी। विरोधी प्रचार कर रहे थे कि अगर ये हो जाएगा तो हम लोग भी नहीं बचेंगे, और उसमें आदिवासियों की अपनी आदिवासियत और सारी चीजों पर हमला दिख रहा था। तो एक तो वो किया। दूसरा सवाल बिजली वाला था। तो आपके यहाँ बहुत बिजली कटती है, किधर रहते हैं आप? जी, गुमला। गुमला के रहने वाले हैं। कैसी बिजली है आपके यहाँ? जी, बिजली कैसी रहती है? पूरा 24 घंटा रहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं रहती है। तो अब सवाल ये है कि देखिए, झारखंड में बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई काम नहीं हुआ। जी, ठीक है, अभी 100 यूनिट लगभग बिजली राज्य सरकार ने कहा है कि हम फ्री करेंगे। 200 यूनिट है, 200 यूनिट। अब कुछ दिखता नहीं है बिजली के मामले में कि कोई ऐसी रेवड़ी वाली घोषणा इसमें है। अभी तक जो हम देख पाए हैं उसमें कोई बड़ी घोषणा बिजली को लेकर के नहीं है। और किसानों को लेकर के जरूर है कि जो किसान जो खेतिहर हैं उनके लिए बिजली को लेकर के रियायत की बात की गई है, वो साफ तौर पर इस पर दिखता है। एक सामान्य उपभोक्ता के लिए कोई बड़ी सौगात इसमें बिजली को लेकर नहीं दिख रही। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए प्रभात खबर, देखते रहिए प्रभातखबर.com। यूट्यूब पे हमारा सारा न्यूज़ और ये जो डिस्कशंस चलते हैं वो सारा अवेलेबल है, आप देखते रहिए। हमारे फेसबुक और ट्विटर को आप फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए, आपको सारी जानकारी लगातार मिलती रहेगी। धन्यवाद आनंद जी न्यूज़ रूम में समय देने के लिए। जोहार, नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।